चैप्टर 101। जब वह बाहर निकली तो उसने देखा कि राघव उसका बाहर इंतजार कर रहा है। वह जानती थी कि वह क्या पूछना चाहता था। मैं ठीक हूँ, उसके बोलने से पहले ही उसने कहा। राघव अभी भी खुश नहीं दिख रहा था। उसने सब कुछ सुन लिया था। जब वह मिस्टर सिंह के सामने बैठे खाली हंसी मजाक कर रहा था, तब वह विहान और सिया की बातचीत भी सुन रहा था। वो चाहता था कि वो उस समय विहान की गर्दन तोड़ दे, लेकिन सिया उसे खुद अपने तरीके से हैंडल करना चाहती थी। वह सिंह परिवार की करतूतों को उजागर करना चाहती थी, इसलिए फिलहाल उसे ये सहन करना पड़ा। इसलिए उसे अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही थी। उसका चेहरा तब तक उदास रहा जब तक कि सिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे हल्के से हिलाया। तब जाकर कहीं वो नॉर्मल हुआ। फिर उन दोनों ने मिस्टर सिंह के साथ अपनी मीटिंग खत्म की और वहां से निकल गए। उन दोनों के जाने के बाद मिस्टर सिंह का मूड और भी ज्यादा खराब हो गया। उन्होंने कहा, इस राघव से निपटना आसान नहीं है। ये सिर्फ उनका बोलना नहीं था, बल्कि राघव के साथ कुछ पल बिताने के बाद उनका एक्सपीरियंस था। हम तब तक कोई कदम नहीं उठाएंगे जब तक हमें ठीक से समझ न आ जाए कि हम किसके साथ काम कर रहे हैं। मिस्टर सिंह ने अपने बेटे की ओर देखते हुए चेतावनी दी। अपनी बातचीत के दौरान विहान की तरफ से उन्होंने राघव से सिर्फ माफ़ी ही नहीं मांगी थी, बल्कि कंपनसेशन का भी ऑफर दिया था। हालांकि राघव ने उसके लिए मना कर दिया था और मिस्टर सिंह से सहमत होते हुए उनके शांति प्रस्ताव पर सहमत हो गया। हालांकि ये तो वो भी जानता था कि ये सब सिर्फ नज़रों का धोखा है, क्योंकि सिंह खानदान का इतिहास रहा है मुर्दों पे अपने महल खड़े करने का, और मिस्टर सिंह का मोटिव अभी के लिए ध्यान भटकाकर बाद में बड़ी टक्कर देने का था। जब तक राघव के बारे में जानना चाहते थे, अगर उसके बैकग्राउंड में कुछ भी स्ट्रांग नहीं निकलता है तो वो उसे बड़ी बेरहमी से कुचलने वाले थे। वहीं विहान ने उसे सीरियस नहीं लिया और टालमटोल करके चला गया। उसके पिता ने भौहें चढ़ाईं। विहान हमेशा से लापरवाह रहा था और समय के साथ वह पूरी तरह से घमंडी हो गया था। क्या उसने सचमुच सोचा था कि वह राघव जैसे आदमी को बिना किसी परिणाम के छू सकता है? बेहतर होगा कि तुम मेरी कही बात याद रखो, मिस्टर सिंह ने चेतावनी दी। उद्धरण चिन्ह और सिया से दूर रहना। जिस पर विहान मुस्कुराया और बोला, ऐसा हरगिज नहीं होगा, क्योंकि सिया सिर्फ मेरी है और जब तक कुछ अनएक्सपेक्टेड न हो जाए वो आपकी बहू भी रहेगी। मिस्टर सिंह शॉक हो गए और विहान की ओर देखते हुए बोले, क्या तुम उसके लिए सच में सीरियस हो? वह मेरे टाइप की है, विहान ने आत्मसंतुष्ट होकर कहा। चिंता मत करो डैड, वह और मैं एक ही तरह के इंसान है। वो श्योर था, क्योंकि उसने सिया की क्रूएलिटी देखी थी, जिसे उसने एक सेकंड के लिए भी अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। लेकिन उसकी बातों से मिस्टर सिंह परेशान थे। काफी समय बाद पहली बार उसे बेचैनी का एहसास हुआ। उसके बेटे ने पहले कभी किसी लड़की को सीरियस से नहीं लिया था और किसी कारण से उसे लग रहा था कि विहान को उसका हमशक्ल मिलने वाला है। कार में वापस आकर सिया राघव के करीब झुकी और उसे उसके खराब मूड से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, उसने उसे आश्वस्त किया। उद्धरण चिन्ह, तुम्हारे दोस्त ने मुझे ये सारे डिवाइसेस दिए हैं, मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ, और इसके अलावा तुम हो न मेरे साथ। राघव का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने उसे यह नहीं बताया कि उसने विहान से कही गई हर बात सुनी थी। हालांकि मैं अच्छे से जानता था कि सिया सिर्फ एक्टिंग कर रही है, लेकिन उसके बारे में हर कही गई बात जैसे वो उससे बोर नहीं होगी तब तक नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर उसका खून खौल रहा था। राघव, सिया ने उसका नाम प्यार से पुकारा। मिस्टर शेखावत। लेकिन राघव को इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो एक्टिंग में इतनी भी अच्छी नहीं थी। लेकिन हर बार जब वह प्यार से उसका नाम लेती तो न जाने राघव के अंदर का गुस्सा मोम जैसे पिघल जाता और उसकी यह ट्रिक हमेशा काम कर जाती। उसने सिया बालों को सहलाते हुए आह भरी और कहा, खुद पर इतना प्रेशर बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाए तो वहीं छोड़ दो, मैं सब संभल लूंगा। मैं जानती हूँ, सिया ने कहा। उसकी आवाज़ में नरमी थी लेकिन आंखों में जिद। अब तुम सब कुछ अकेले नहीं करना पड़ेगा। एक पल के लिए सिया कुछ नहीं बोली, पर उसके अंदर जैसे कुछ पिघल रहा था। इससे पहले किसी ने उससे ऐसा नहीं कहा था। किसी ने भी उसे कभी नहीं बताया था कि उसे सब कुछ अकेले ही नहीं सहना पड़ेगा। उस रात सिया उसी कमरे
में रुकी जहां उसकी दादी सोती थी। अगली सुबह जब वह बाहर निकली तो उसके हाथ में अस्थि कलश था। राघव ने शुरू में दादी की अस्थियों को अपने प्राइवेट आइलैंड पर या कम से कम पानी में बिखेरने का सुझाव दिया था, लेकिन सिया ने इनकार कर दिया था। उसने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ है, वह जहाँ चाहेगी वहाँ जाएगी, इसलिए वो इन अस्थियों को सागर में बिखेरेगी। राघव ने सोचा था कि वह आज भावुक होगी, लेकिन जब उसने उसे देखा तो उसे एहसास हुआ वह नॉर्मल थी, शांत थी, जैसी वह हमेशा से थी। अपनी दादी की विदाई समाप्त करने के बाद सिया मुस्कुराई। उद्धरण चिन्ह, दादी खुश होंगी, उद्धरण चिन्ह। राघव ने उसे गले लगा लिया, उसका दिल उसके लिए दुख रहा था। ये लड़की हमेशा उसे अपने करीब पकड़ने की इच्छा रखती थी। अब जब उसकी दादी चली गईं, सियरा को लगा जैसे एक भारी बोझ हल्का हो गया है। उसका अगला टारगेट स्पष्ट था, विहान। इस बीच रुद्र एक बार उनके वहां आया था। तब सिया को उसकी असली पहचान का पता चला। तब उसे पता चला वो लोग कितने पावरफुल है। एक पल के लिए तो सही यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन रुद्र ने उसे यकीन दिलाया। सब कुछ तय हो जाने के बाद सिया ने अगला कदम उठाया। उसने विहान से कांटेक्ट किया। मुझे पिछली बार वाली जगह पर ले चलो, उसने कहा। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम असल में क्या काम कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विहान खुश। उसने कहा, बिल्कुल, तुम्हें ये पसंद आएगा। पहले की तरह कार में बैठते ही उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई, लेकिन इस बार सिया पूरी तरह से तैयार थी। उसने अपनी ओर से सावधानियां बरती थीं। उसने जो झुमके पहने थे वे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। आज उसके पास पूरा मैचिंग सेट था। हार भी, यह एक सेफ्टी ट्रैप था। उसके बैग में हथियार भी छिपे हुए थे, ऐसे औजार जिनके बारे में रुद्र ने उसे श्योरिटी दिया था कि उनका पता नहीं चलेगा। जैसे ही वह कार में बैठी, राघव, ऋषभ और रुद्र के आदमी तुरंत हरकत में आ गए। उस समय में उसकी ट्रैकिंग के कारण राघव परेशान लग रहा था। रिधान ने फिर से कोशिश की। शांत रहो राघव, हमारे पास लोकेशन है, उसके पास हथियार हैं, और हम आज हमला नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। फिर भी राघव ने कुछ नहीं कहा। किसी कारण से इस मन ही मन ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गड़बड़ हो। वही बिल्डिंग के अंदर सिया आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी। उसे पकड़े जाने की चिंता नहीं थी, और उसकी सोच के अनुसार किसी भी सेफ्टी पॉइंट में उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उसने अपनी उंगलियां अपने बालों में फिराईं, हल्के से अपने कान की बाली को ब्रश किया। वो सकुशल बिल्डिंग के अंदर पहुंच गई थी। हमेशा की तरह घमंडी विहान ने इस इशारे के बारे में दोबारा नहीं सोचा। वह तो उसकी तारीफ करने में व्यस्त था। तुम्हें इस तरह के गहने पसंद हैं? उसने उसके कानों के झुमकों की ओर देखते हुए पूछा। वे नीलम के थे, महंगे, लेकिन बहुत महंगे नहीं। मेरे पास कुछ अच्छे पन्ना हैं, उसने आगे कहा। मैं तुम्हारे लिए पूरा सेट बनवा सकता हूँ। हरा रंग तुम्हारी स्किन पर बहुत अच्छा लगेगा। एक पल के लिए दिया का दिल जोर से धड़क उठा। उसने खुद से कहा, क्या उसने कुछ नोटिस किया था? लेकिन नहीं, वो तो उसे अपनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। इस पर सिया ने जबरदस्ती उसे एक हल्की सी स्माइल दे दी और कहा, मुझे ऐसे गहने पसंद है जो अभी मेरे पास है। ये सुनते ही ऋषभ, जो वैन में बैठा उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था, वो ठहाके लगाकर हंसने लगा। अरे राघव, तुम्हारा लव राइवल तुमसे आगे निकल गया है। वह आदमी भाभी की गहने देने की कोशिश कर रहा है और तुमने अभी तक उसे कुछ नहीं दिया है। जॉनथन ने उसे ठंडी नज़र से देखा। अरे जॉनथन, तुम्हारा प्रतिद्वंदी तुमसे आगे निकल गया है। वह आदमी उसे गहने देने की पेशकश कर रहा है और तुमने अभी तक उसे कुछ नहीं दिया है। जिस पर राघव ने उसे ठंडी नज़र से देखा, अचानक वैन का तापमान गिर गया तो ऋषभ चुप पड़ गया और बात संभालने के लिए बोला, ठीक है, अगली बार मैं कुछ बेहतर बनाऊंगा। इस बीच विहान सिया को केबिन में ले गया, जहां पहुंचकर सिया को सिकनेस जैसा फील होने लगा। उसे ये जगह बहुत अच्छी तरह याद थी। वह जानती थी कि वहां कैमरे थे, उसे बस उन्हें ढूंढना था। वो विहान से बात तो कर रही थी, लेकिन वह वास्तव में सुन नहीं रही थी। वह शौर्य के बारे में सोच रही थी। वो जानती थी शौर्य एक साइको था। क्या उसने यहाँ कैमरे लगाए होंगे? कैमरे का पता लगाने के लिए उसे वीडियो को
याद करते हुए। एंगल का ठीक ठीक पता लगाना था। उसकी निगाहें झिलमिला उठीं, बेड के सामने कंप्यूटर की ओर। तुम कुछ ढूंढ रही हो? अचानक विहान ने उसे घूरते हुए पकड़ लिया था। उसने उसकी निगाह का पीछा किया लेकिन उसे केवल अपना कंप्यूटर ही दिखाई दिया। कुछ नहीं, सिया ने नॉर्मल होकर कहा। फिर उसने उसकी ओर पलट कर देखा। मुझे तुम्हारा ये बड़ा सरप्राइज कब देखने को मिलेगा? विहान ने भौहें उठाईं और कहा, आज तुम बहुत एक्साइटेड लग रही हो। जिस पर सिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे टाइम वेस्ट करना ज्यादा पसंद नहीं है। विहान तो उसका टेस्ट ले रहा था। फिर सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इन गोल गोल बातों में और जाने की बजाय अपना सरप्राइज दिखा दो तो अच्छा होगा। विहान हंसने लगा और बोला, मुझे तुम्हारी यह बात पसंद है। चलो, मैं तुम्हें नीचे ले चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया, लेकिन फिर रुक गया। उसकी नज़र उसके हाथ में पकड़े बैग पर पड़ी। बैग यहीं छोड़ दो। सिया ने भौहें चढ़ाईं। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बैग को सोफे पर फेंक दिया। फिर उसने विहान को एक धीमी, जानकार मुस्कान दी, जैसे वह उस पर हंस रही हो। विहान ने जल्दी से समझाया, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। उस इलाके में निजी सामान ले जाने की इजाज़त नहीं है। हमें भी अंदर जाने से पहले रिसर्च यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। सिया ने कुछ नहीं कहा। वह बस उसके पीछे चलती रही। उसके हाथ कोट की गहरी जेबों में ही रहे और उसकी उंगलियां अंदर छिपे हथियार से टकराती रहीं। अब उसे बस टाइम का ध्यान रखना था। लैब सच में बड़ी थी। ये बात उसने पिछली बार नोटिस की थी। विहान उसे एक निजी लिफ्ट से नीचे ले गया। अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड। और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।